नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और चक्षुदर्शी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जब ये कार्यक्रम देख रहे होंगे तब दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका होगा। लेकिन मैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में आपसे कोई बात करने नहीं जा रहा हूँ। मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ऐसे मुद्दे पर जिस पर आपका ध्यान अमूमन नहीं गया होता है या नहीं जाता है। मैं बात कर रहा हूँ संसद में राष्ट्रपति महोदया के जो अभिभाषण होता है उसके बारे में, और उस पर हुई बहस के बारे में, उस पर आए प्रधानमंत्री के उत्तर के बारे में। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश में आम बजट जो है वो एक बार नहीं 3 बार प्रस्तुत किया जाता है। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है? मैं कहूँगा संभव है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आप देखिए कि सबसे पहले जब संसद का संयुक्त अधिवेशन शुरू होता है बजट सत्र का, तो राष्ट्रपति महोदया जो अपना अभिभाषण देते हैं उसमें सरकार की उपलब्धियां और सरकार के भावी जो कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। हमारी सरकार, मेरी सरकार। उसके बाद आम बजट आता ही है, जैसा कि वित्त मंत्री को करना होता है। आम बजट में सरकार फिर अपने नए लक्ष्यों को बताती है, नए कार्यक्रमों को बताती है और अपनी पुरानी उपलब्धियों से उसकी तुलना करते हुए आगे बढ़ती है। तो आपने देखा कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जो भाषण दिया, अभिभाषण दिया, और वो कैसा था, उसको कुछ लोगों ने वाऊ भी कहा। और फिर बाद में निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया, तो उस बजट में क्या कुछ था वो सब 12 लाख आयकर की सीमा की जो छूट मिली उसमें दब के नीचे रह गया। और उसके बाद आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुप्रतीक्षित भाषण, अभिभाषण, उत्तर कहते हैं उसको, धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री जी का उत्तर होता है। 2 दिन तक चली बहस में अलग अलग दलों के, विपक्ष के, सत्ता पक्ष के लोग प्रस्ताव के समर्थन में, विपक्ष में बोलते हैं। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। तो ये उम्मीद की जाती है कि प्रधानमंत्री इस अभिभाषण पर हुई बहस का बिंदुवार जवाब देंगे। लेकिन मैंने अभी अभी मित्रों से मेरी 1-2 जगह जब बात चल रही थी तो मैंने कहा था, देखिए ये वो संसद है 21वीं सदी की जिसमें सवालों के जवाब में सवाल ही किए जाते हैं, उत्तर नहीं दिए जाते। और मेरी बात अक्षरशः सही हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने करीबन 1-1.5 घंटे से लंबे उत्तर में राष्ट्रपति जी का तो धन्यवाद करना ही था, लेकिन उन्होंने जो उत्तर दिए, जो सवाल किए गए थे प्रतिपक्ष की ओर से, खास तौर पर कांग्रेस की ओर से, समाजवादी दल की ओर से और इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम जो दल हैं, 36 दल हैं, लेकिन सबको बोलने का अवसर तो नहीं मिलता, लेकिन जिन्हें भी अवसर मिला उन सबको, तृणमूल कांग्रेस हो या और दूसरे दल हों, उन सब ने अलग अलग सवाल किए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे सवालों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी बात कही, और अपनी बात जैसे वो पारंपरिक रूप से कहते हैं उनके किसी भी भाषण में, चाहे वो चुनावी भाषण हो, चाहे वो संसद में उनका वक्तव्य हो, चाहे वो संसद में राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर और उनका धन्यवाद प्रस्ताव हो, सब में एक बात करते हैं कि वो इस देश में नेहरू गांधी की सारी पीढ़ियों को घसीट के लाते हैं, उन पर व्यंग कसते हैं, उनको उनको भ्रष्ट बताते हैं। तो आज के उत्तर में भी, आज से मतलब ये जो दिन कल बीता है आपके साथ, यानी मंगलवार की को जो उन्होंने संसद में अपना वक्तव्य दिया, उसमें उन्होंने सबसे पहले राजीव गांधी को याद किया, मिस्टर क्लीन कह के, और उनके समय में जो तथाकथित भ्रष्टाचार हुआ उसकी बात की कि 1 रुपये में से 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे। उसके बाद उन्होंने बात की हमारे विदेश नीति की, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को नीचा दिखाने की कोशिश की। उसके लिए वो एक
किताब का उद्धरण लेके आए और उसमें उन्होंने बाकायदा कहा कि किस तरह से खेल खेला गया विदेश नीति के नाम पर और देश का नुकसान उस समय हुआ कैनेडी और जवाहरलाल नेहरू के बीच में। बाद में उन्होंने राहुल गांधी को भी परोक्ष रूप से निशाने पर रखा। न रखते तो बेइज्जती हो जाती, उनकी पार्टी के लोग उनसे नाराज़ हो जाते कि भाई आपने राहुल को कैसे बख्श दिया। तो राहुल भी निशाने पर रहे, राजीव गांधी भी निशाने पर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी निशाने पर रहे। लेकिन बैसाखी लगाने की चूंकि आदत पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री जी को, वो बैसाखी लगाते हैं, टीडीपी की लगाते हैं, जेडीयू की लगाते हैं। तो बजट राष्ट्रपति के अभिभाषण के पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए उन्होंने जो उत्तर दिए, जो जवाब दिए, उसमें महात्मा गांधी की बैसाखी भी उन्होंने लगाई। उन्होंने कहा कि वे ऐसे भाजपाई हैं जो महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर बराबर अमल कर रहे हैं। उन्होंने अपनी उपलब्धियां एक एक करके इतनी गिनाई कि मैं तो लिखते लिखते सुनते सुनते थक गया और उनकी उपलब्धियों का अंत ही नहीं हो रहा था। और ऐसी उपलब्धियां के आप सुने तो ऐसा लगे कि भारत तो स्वर्ग बन गया है और इसमें कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में जो सवाल पिछले 7-8 महीने में उठाए गए, उनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने एक बार भी चर्चा नहीं की। सदन में सत्ता पक्ष ने प्रधानमंत्री जी के संभाषण पर पूरे गिन के 117 बार मेजें थपथपाई। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के हर सांसद के हाथ में दर्द होने लगा होगा, क्योंकि कितनी बार मेजें थपथपाएंगे, पर वो हर बात पर बेचारों को मेजें थपथपानी पड़ रही थी। मेजें न थपथपाते तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी उनको प्रधानमंत्री जी की नाराजगी का उन्हें शिकार होना पड़ता। प्रधानमंत्री जी ने बड़े गर्व से कहा कि वे 14वीं बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे रहे हैं धन्यवाद प्रस्ताव पर। सही बात है, लेकिन इन 14वें अवसर पर भी माननीय प्रधानमंत्री ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रतिपक्ष के किसी भी दल के किसी भी नेता के सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने जिस कुंभ में हादसे की बड़ी चर्चा हुई थी, सारा विपक्ष घेर रहा था और संसद के बाहर संसद के भीतर नेता घेर रहे थे, धार्मिक नेता घेर रहे थे, लेकिन एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। इतना संयम किसी भी प्रधानमंत्री ने मैंने नहीं देखा। जैसे वो मणिपुर को पूरा घोल के पी गए, वहाँ की घटना पर ना कभी बोले ना कभी वहाँ गए, ऐसे ही उन्होंने कुंभ की घटना को लेकर के एक शब्द नहीं बोला, जिक्र ही नहीं किया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुंभ में कुछ हुआ ही नहीं। या उन्होंने ये जिक्र भी नहीं किया कि कुंभ वहाँ चल रहा है, 144 वर्ष बाद विशेष कुंभ हो रहा है, हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। तो उन्होंने तो केवल और केवल अपनी बात की, अपनी सरकार की बात की, और इस ढंग से की कि अगर आप सुन लें गौर से तो आपका जो कलेजा है वो मुंह को आ सकता है। कलेजा मुंह को आना एक कहावत है, लेकिन आप उनकी सरकार की उपलब्धियों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपने जो बजट भाषण सुना माननीय वित्त मंत्री का, वो जो अभिभाषण राष्ट्रपति जी का सुना वो, और जो उत्तर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, वो तीनों एक ही हैं। तीनों की खुशबू एक है, तीनों का कलेवर एक है, तीनों का तेवर एक है। प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं तो उन्हें गिनाने का हक है। उन्होंने नल जल योजना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि 25 करोड़ लोग वो पिछले 10 साल में गरीबी की रेखा से बाहर ला चुके हैं। उन्होंने गरीबी हटाओ केवल नारे नहीं दिए हैं, गरीबों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। 4 करोड़ लोगों को घर दिया है। तो ऐसे ही 12 करोड़ घरों में पखाने बना दिए। अब जब 4 करोड़ लोगों को घर दिया है तो ऐसे तो मुझे लगता है कि एक एक घर में 3-3 शौचालय बने होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो बात को मानना पड़ता है। और उन्होंने ये कहा कि ऐसा 75 साल में पहली बार हुआ है कि 16 करोड़ घरों में सीधे नल से पानी जा रहा है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। 70% आबादी
बिना नलों का पानी पी रही है और उससे लोगों को भी तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि उन्होंने आम जनता का कितना भला किया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य योजना में जो उनकी आयुष्मान योजना है उससे हर परिवार का कम से कम 70,000 रुपये साल का बचा है। उन्होंने बताया दवाई में जो उन्होंने जन औषधि केंद्र खोले उससे करीबन 30,000 रुपये हर घर का बचा है। नल जल योजना से जो खराब दूषित पानी पीने से बीमारियां होती थी वो खर्चा करीबन 40,000 रुपये प्रति व्यक्ति का बचा है। जो बिजली उन्होंने दी है सौर ऊर्जा के जरिए उससे हर व्यक्ति का कम से कम 30,000 रुपया बचा है। किसानों को जो उन्होंने सस्ता यूरिया दिलाया है, बीज दिलाया है और दीगर सुविधाएं दी हैं उससे किसानों को भी 30,000 रुपये कम से कम हर किसान का 30,000 रुपये बचा है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में कोई घोटाला नहीं हुआ होगा और क्योंकि घोटालों की चर्चा हो नहीं सकती। घोटाले तो प्रतिपक्ष के लोग करते हैं, झारखंड का मुख्यमंत्री करता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री करता है। तो उन्होंने बार बार ये कहा कि देखिए हमारे यहाँ कोई घोटाले नहीं हुए। उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की और उस शीश महल की बात भी की जिस शीश महल को लेकर के दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा हम लोगों ने शीश महल नहीं बनाए, हमने तो देश बनाने की कोशिश की है। उन्होंने अपने उस 8,500 करोड़ के जहाज का जिक्र कभी नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारी योजनाओं से जनता में जो बचत की आदत है वो बढ़ी है। उन्होंने आयकर के बारे में, आयकर छूट के बारे में बताया कि वो 2014 में जब उनकी सरकार आई उससे पहले आयकर में छूट के नाम पर बम गोले छोड़े जाते थे, लेकिन वो उनकी सरकार है जो उन्होंने 12 लाख तक का टैक्स छूट जो है लोगों को दी है। और बात सही है, 12 लाख तक दी है, घोषणा की है। अब कितनी होगी कितनी नहीं होगी ये बात अलग है। उन्होंने जैसा मैंने शुरू में कहा कि राजीव गांधी को याद किया, उनकी जो मिस्टर क्लीन की छवि थी उसको याद किया और आर.के. लक्ष्मण के एक कार्टून का भी जिक्र किया जिसमें कि जो हवाई जहाज है ठेले पे रखकर ले जाया जा रहा था। लेकिन उन्होंने जिक्र नहीं किया कि अमेरिका से कितने भारतीय डिपोर्ट करके भारत भेजे जा रहे हैं। उन्होंने जिक्र नहीं किया कि कितने किसान जो आंदोलनरत हैं उसका आंदोलन समाप्त करने के लिए कोई कोशिश सरकार की ओर से की गई है या नहीं की गई है। उन्होंने AI की बात की, उन्होंने दूसरे तकनीकों की बात की और उन्होंने कहा कि वो तो AI मिशन को लेकर के बहुत आशावादी हैं और जो डीप टेक है उसमें भी उनकी सरकार बहुत काम कर रही है। उन्होंने कहा वो तो हरियाणा आप देख लीजिए, बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकार बनी और लोगों को नौकरियां देने लगी। उनका कहना है कि वो तो संविधान जीने वाले लोग, संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन जो विपक्ष क्या जाने कि संविधान की भावना क्या होती है। उन्होंने कहा कि भाई जब वो मुख्यमंत्री थे तो गुजरात में उन्होंने 50 साल के में जितने भी गवर्नर हुए थे उनके सब भाषणों का ग्रंथ तैयार कराया था। यानी वो राजनीति से ऊपर उठकर बात करते हैं, क्योंकि भाजपा की सरकार तो बहुत कम रही होगी गुजरात में पहले 2002 से पहले। तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा हमने विपक्ष में, जब विपक्ष ही नहीं था 2014 में, कोई विपक्षी दल का नेता नहीं था, तब हमने विपक्ष पर कृपा की, तमाम सारी समितियों में उनको शामिल किया। उन्होंने फिर वही उनके निशाने पर, उनके सिर से गांधी परिवार का भूत नहीं उतरता। उन्होंने जिक्र किया कि एक परिवार था, एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपना म्यूजियम बनाया था, लेकिन हमने तमाम प्रधानमंत्रियों का अलग से एक म्यूजियम बनवाया है, उन लोगों को जाकर देखना चाहिए। और उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कि वो जहर की राजनीति नहीं करते, वो एकता को सर्वोपरि मानते हैं। और इसीलिए उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की कितनी बड़ी मूर्ति बनवाई। पटेल कौन, जनसंख्या भाजपा के नेता थे, बात सही है। उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर रखकर नाम तो नहीं लिया, आज ये अच्छी बात है, राहुल का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कहा कि कुछ लोग हैं जो अर्बन नक्सल की भाषा बोलते हैं, वो जो इंडियन स्टेट के मायने नहीं समझते हैं,
जो मतलब नासमझ लोग हैं। उन्होंने अपने 370 हटाने के मामले को भी जायज़ ठहराया, लेकिन उन्होंने लद्दाख का जो सांसद सदन में बोल रहा था उसने जो सवाल उठाए थे उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने बहुत सी बातें की। उन्होंने अब कितने मंत्रालय उनके कार्यकाल में नए बनाए गए वो बताया कि एससी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग, स्किल के लिए अलग, सहकारिता के लिए अलग। तो मंत्रालय बनाए, लेकिन जातीय जनगणना के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने तो चुनौती दी, कोई बता दे कि पिछले सालों में, पिछले 50 सालों में किसी एक परिवार के 3 सांसद एससी एसटी के, ओबीसी के चुन के आए क्या? किसी ने कोई जवाब दिया नहीं। हंगामा होता रहा और उनका अभिभाषण चलता रहा। लोग उबासियाँ लेते रहे, सत्ता पक्ष मेजें ठोकता रहा और ये मेजें तब तक ठोकी गई जब तक कि माननीय का अभिभाषण बंद नहीं हो गया। अभिभाषण को पूरा कराने के लिए संसद का जो कार्रवाई का समय होता है वो बढ़ाना पड़ा। हमारे सभापति जो थे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब को प्रतिपक्ष के लोगों को डांटना पड़ा। और सबसे बात हास्यास्पद क्या रही, सवाल उठाया था तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने। ये दुनिया में जो विश्व स्तर के विश्वविद्यालय हैं उनमें भारत का एक भी नाम नहीं है संस्थान का, सिंगापुर तक के नाम है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया। उल्टे ये बताया गया कि भारत में हर सप्ताह एक नया विश्वविद्यालय खुलता है, हर दिन एक नया आईटीआई खुलता है, हर 2 दिन में एक नया कॉलेज खुलता है। तो आप खोले जाइए ऐसे कॉलेजों का, क्या मतलब जिनका कि दुनिया में कोई स्थान ही ना हो। उन्होंने कितने अस्पताल खोले गए, कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले गए, कितनी नई सीटें बढ़ाई गई, ये सब बातें कहीं, ये सब बजट में आ चुकी हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण में आ चुकी हैं, लेकिन उन्होंने उनको दोहराया। उनका एक नया नारा है कि वो तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। तो वो संतुष्ट किसको कर रहे हैं और असंतुष्ट किसको कर रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात आपसे करना नहीं चाहूँगा। उन्होंने प्रदूषण की बात की, उन्होंने नहीं ऐसी जो क्या लघु सूक्ष्म उद्योग होते हैं उनके बारे में बात की और विकसित भारत की बात की। तो कुल मिलाकर के हुआ ये कि करीबन 1.25-2 घंटे के लंबे भाषण में हम एक ही बजट को 3 बार सुन पाए। देशवासियों ने एक ही बजट को 3 बार सुना, एक ही चीज़ को 3 बार सुना और ये देखा, ये महसूस किया कि माननीय प्रधानमंत्री के सिर पर जो नेहरू का, जो गांधी का भूत है, सवार है, वो उतरने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही प्रधानमंत्री जी को 14वीं बार संसद में बोलने का अवसर मिल गया है, तो देशवासी अब उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब माननीय प्रधानमंत्री का भाषण हो संसद में और वो गांधी परिवार का नाम लिए बिना, नेहरू परिवार का नाम लिए बिना अपना भाषण पूरा कर पाए। तो देखते रहिए, आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये बात कैसी लगी, ये एपिसोड कैसा लगा, ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।